पूछा है कि कुछ टीमें हमेशा टॉप पर क्यों रहती हैं। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। आज हम टीम ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कमाल के फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं, जो हाई परफॉर्मेंस टीमों को बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। और यही यही इस पूरे फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी बात है। मतलब किस्मत के भरोसे नहीं, एक सॉलिड प्रोसेस के भरोसे बैठना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये डायग्राम समझिए हमारे सफर का नक्शा है। देखिए, बाईं तरफ वो आम मुश्किलें हैं जो हर टीम को आती हैं, जैसे कि सही लोगों को कैसे लाएं या बर्नआउट से कैसे बचें। और दाईं तरफ है इसका सॉल्यूशन, एक 3 फेज वाला आर्किटेक्चर। आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि टीम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कैसे देखें। फिर टैलेंट को लाने, सही माहौल बनाने और मुश्किलों को सुलझाने के 3 फेज देखेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर एक जबरदस्त फ्लाईव्हील कैसे बनाते हैं। तो इस मॉडल का फंडा ये है कि एक टीम को एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखा जाए। जैसे एक ओएस हार्डवेयर को चलाता है, ठीक वैसे ही एक टीम ओएस लोगों के टैलेंट को सही दिशा देता है ताकि हमें मनचाहे नतीजे मिले। और सबसे अच्छी बात, इसे हम खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और हाँ, अगर कोई गड़बड़ हो तो उसे ठीक भी कर सकते हैं। किसी भी बेहतरीन सिस्टम की शुरुआत होती है बेहतरीन इनपुट से, और टीम ओएस का पहला फेज यही है, सही लोगों को सिस्टम में लाना। ये सिर्फ हायरिंग नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो लगातार बेस्ट टैलेंट को अपनी तरफ खींचे और फिल्टर करे। यहाँ सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है ये फनल। इसका सिद्धांत है कि टॉप टैलेंट को ढूंढा नहीं जाता, बल्कि उसे सिस्टम से निकाला जाता है। ये एक हाई फ्रिक्शन, हाई सिग्नल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। मतलब जानबूझकर प्रोसेस को मुश्किल बनाया गया है ताकि सिर्फ वही लोग आगे बढ़ें जो सच में काबिल हैं। इस फनल के 3 लेवल हैं। पहला है सिग्नल एक्सट्रैक्शन, जहां उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिन्होंने सच में कुछ काम किया हो, सिर्फ रेज्यूमे नहीं। दूसरा है कॉम्पिटेंसी मैपिंग, जहां कैंडिडेट्स को असली काम का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है ताकि उनकी काबिलियत परखी जा सके। और तीसरा वैल्यू अलाइनमेंट, जहां इंटरव्यू के जरिए ये पक्का किया जाता है कि वो टीम की वैल्यू से मेल खाते हैं या नहीं। अब जब सही लोग आ गए हैं, तो अगला कदम है एक ऐसा माहौल बनाना जहां वो अपना बेस्ट दे सकें। ये है फेज 2, जिसमें हम लीडरशिप, कल्चर और प्रोसेस जैसे कोर मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं, जो टीम की परफॉर्मेंस को आसमान पर पहुंचा देते हैं। लीडरशिप को लेकर ये एक बहुत ही कमाल की बात है। ये कहता है कि बेस्ट लीडर वो नहीं होते जिनका एक खास तरह का व्यक्तित्व हो, बल्कि वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टाइल बदल सकते हैं। ये मैट्रिक्स हमें दिखाता है कि ये होता कैसे है। देखिए, इसमें 2 एक्सेस हैं, सपोर्ट यानी समर्थन और डायरेक्शन यानी निर्देश। अब सिचुएशन के हिसाब से एक लीडर को इन 4 स्टाइल, सपोर्टिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग और डायरेक्टिंग के बीच बदलना होता है। जैसे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो डायरेक्टिंग स्टाइल काम आता है, लेकिन अगर किसी अनुभवी टीम मेंबर को पूरी आज़ादी देनी है तो डेलीगेटिंग स्टाइल अपनाया जाता है। कल्चर, जानते हैं, कोई ऊपर से ऑर्डर देकर नहीं बना सकता। इसे नीचे से प्रोग्राम किया जाता है और बीच में मजबूत किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है साफ सुथरे नियमों यानी कोर वैल्यूज से। ये पुरस्कृत व्यवहारों को जन्म देते हैं और आखिर में यही टीम कल्चर बन जाता है। मतलब टीम की वो आदतें जब कोई देख भी नहीं रहा हो। रिमोट वर्क में ये मॉडल तो गेम चेंजर है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस को वीडियो कॉल पर ले आओ, नहीं, इसका मतलब है फिजिकल दूरी को इंफॉर्मेशन की नज़दीकी से भरना। एक सेंट्रल जगह होती है, एक एसिंक्रोनस कोर, जहां सारे डॉक्यूमेंट्स और फैसले रखे जाते हैं ताकि टीम के लोग कहीं से भी आज़ादी से काम कर सकें। जैसे ऑफिस में होती थी ना वो अचानक वाली गपशप, वाटर कूलर चैट्स, उसकी जगह रिमोट सेटअप में हम जानबूझकर डिजिटल टच पॉइंट बनाते हैं। या कॉन्फ्रेंस रूम में जुबानी हाँ ना की जगह अब लिखित प्रपोजल होते हैं जहां हर कमेंट का हिसाब रहता है। तो बात यह है कि उन इंटरैक्शंस को एक्टिवली डिजाइन करना जो पहले बस अपने आप हो जाया करते थे। देखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी ना कभी तो दिक्कतें आती ही हैं। और यहीं आता है हमारा तीसरा फेज, ट्रबल शूटिंग। ये हमें उन मुश्किलों से निपटने के तरीके देता है जो आएंगी ही, जैसे कि खराब परफॉर्मेंस और बर्नआउट। जब टीम का कोई मेंबर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो ये मैट्रिक्स असल वजह ढूंढने में मदद करता है। इसके 2 एक्सेस हैं, स्किल यानी हुनर और विल यानी इच्छा शक्ति। इससे मैनेजर को यह तय करने में आसानी होती है कि सही कदम क्या उठाना चाहिए। अब जरा मैट्रिक्स के 2 बिल्कुल ऑपोजिट कोनों को देखिए।
अगर किसी के पास हुनर भी जबरदस्त है और काम करने की इच्छा भी, तो जाहिर है उन्हें प्रमोट करना और बचा के रखना है। और दूसरी तरफ अगर किसी में हुनर और इच्छा दोनों की कमी है, तो टीम की रफ्तार बनाए रखने के लिए उन्हें सम्मान के साथ टीम से बाहर का रास्ता दिखाना ही सही होता है। तो अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसे मैनेज करने का एक बहुत ही साफ तरीका है। सबसे पहले ये पता लगाओ कि गलती सिस्टम की है या उस इंसान की। अगर ये व्यक्तिगत है तो एक फॉर्मल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान शुरू किया जाता है। फिर एक तय समय के बाद देखा जाता है कि सुधार हुआ या नहीं, और उसी के आधार पर आखिरी फैसला लिया जाता है। बर्नआउट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक होता है हेल्दी चैलेंज, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं, और जब ये हद से ज्यादा हो जाए तो ये धीरे धीरे डिस्ट्रेस यानी बर्नआउट में बदल सकता है। मकसद यह है कि लोगों को पीक परफॉर्मेंस जोन में रखा जाए, उन्हें थकान की खाई में न धकेला जाए। तो बर्नआउट के अलग अलग स्टेज पर मैनेजर क्या कर सकते हैं? जब कोई पीक पर है तो उसे ब्रेक देने के लिए डीलोडिंग पीरियड लागू करें। अगर थकान दिखने लगे तो उसे जबरदस्ती ऑफलाइन भेजो, और अगर हालत ज्यादा बिगड़ जाए तो फिर अनिवार्य छुट्टी ही एक रास्ता बचता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि कैसे एक मोमेंटम बनता है, एक रफ्तार बनती है। सवाल ये है कि ये सारे अलग अलग हिस्से, टैलेंट, लीडरशिप, कल्चर, ट्रबल शूटिंग, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाते हैं जो खुद ब खुद चलता रहे और बेहतर होता जाए? इसका जवाब है ये फ्लाईव्हील। देखिए, ये शुरू होता है एक बहुत ही सख्त टैलेंट फिल्टर से, जो बेस्ट लोगों को अंदर लाता है। इन लोगों को एक बेहतरीन लीडरशिप और पॉजिटिव कल्चर मिलता है। फिर सिस्टम पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि बर्नआउट या खराब परफॉर्मेंस जैसी दिक्कतें जल्दी पकड़ में आ जाएं। इसका नतीजा लगातार हाई आउटपुट, और ये हाई आउटपुट एक मजबूत एम्प्लॉयर ब्रांड बनाता है, जो फिर से और भी अच्छे टैलेंट को खींचता है। ये एक ऐसा पहिया है जो समय के साथ और तेज घूमता जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि जबरदस्त टीमें किस्मत से नहीं मिलती, उन्हें बनाया जाता है, एक इंजीनियर की तरह, सोच समझकर और सिस्टमैटिक तरीके से। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो लगातार एक्सीलेंस पैदा करे, और इस तरह की इंजीनियरिंग किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बदल सकती है।